की पंक्तियां पढ़ी, क्योंकि उन्होंने उन पंक्तियों में अंग्रेजों को धन्यवाद किया कि भैया आपने मुझे जेल में डाला और मुझे इतना समय दिया आपने दुनिया को समझने के लिए, सोचने के लिए। और दो तीन चीजें मैं सीखा हूं, जो यहां हमारी महिलाएं बैठी हैं जो इन चीजों को बहुत गहराई से समझेंगी। मैं सीखा हूं कि राजनीति का मतलब दर्द दूर करना होता है ना? कि जहां भी आपको दर्द दिखाई दे, जहां भी आपको दर्द दिखाई दे, आप वहां जाइए, सुनिए और दिल से जो भी आप दर्द के लिए कर सकते हो आप करो। और दर्द देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले अपने घमंड को, अपने दर्द को, अपनी प्यास को दबाना पड़ता है। ये महिलाएं समझेंगी। आप रोज अपने बच्चों के लिए, आप रोज अपने बच्चों के लिए अपने दर्द को दबाती हैं। सही बात है, गलत बात है? और अगर आप उनके दर्द को समझना चाहती हैं तो आपको अपने दर्द को, दुख को दबाना पड़ेगा, तभी आप उनका दर्द समझ पाओगे। ये मेरे लिए राजनीति है। राजनीति में गुस्से की, घमंड की कोई जगह नहीं, क्योंकि अगर हम में गुस्सा है, अगर हम में घमंड है, तो हमें दूसरों का दर्द कभी नहीं दिखाई दे सकता है। 10 सालों में यह समझाऊं मैं। जून महीने में यहां आपदा आई और उत्तराखंड को और बाकी हिंदुस्तान को जबरदस्त झटका पड़ा। और मैं यहां आया, शांति से आया और आपके बीच में गया, और मुझे एक बात बहुत सफाई से दिखाई दी। जब उत्तराखंड के सामने कठिनाई थी, मुश्किल थी, तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तराखंड एक साथ खड़ा हो गया। मुझे हिंदू, सिख, दलित, आदिवासी कोई नहीं दिखा, सिर्फ हिंदुस्तानी दिखा। और पूरा का पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। उत्तराखंड एक साथ खड़ा हो गया और पूरी दुनिया ने उत्तराखंड की शक्ति देखी। मैंने देखी अपने आंखों से। उन परिवारों को देखा जिनके बच्चे मर गए थे, आंख में आंसू थे, मगर वो दूसरों की मदद कर रहे थे। आप में बहुत शक्ति है, आप में प्यार है। पूरा हिंदुस्तान ऐसा है। सिर्फ चुने हुए लोग इस देश को बांटने में लगे हुए हैं और एक को दूसरे से लड़ाने में लगे हुए हैं। तो हुआ क्या? उत्तराखंड एक साथ खड़ा हुआ। ये महिलाएं जो यहां हैं एक साथ खड़ी हुई और उत्तराखंड की लड़ाई लड़े। आज मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग में बैठा था और वहां रिलीफ की बात हो रही थी, रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उनकी पूरी कोशिश है कि टूरिस्ट सीजन से पहले यहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उत्तराखंड खड़ा हो जाएगा और उत्तराखंड की जनता को जो फायदा टूरिज्म से मिलने वाला है वो सब का सब उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार ने भी पूरी मदद की है। 7,000 करोड़ रुपया यहां भेजा है सड़कों के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, सबको मदद करने के लिए।
उत्तराखंड को एक बार फिर खड़ा करने के लिए। जब आपदा आई, सबसे ज्यादा मदद किसने की थी? कोई बता सकता है मुझे? नहीं 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 नहीं, हरीश रावत ने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, आर्मी ने, आर्मी के जवानों ने, आर्मी के लड़कों ने, जो शहीद भी हुए। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जब गिरा, उन्होंने अपना पूरा दिल, खून, पसीना लगाया और हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, हर एक सिपाही को, हर एक सोल्जर को, कि जो उनकी 25 साल पुरानी मांग थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने और सोनिया जी ने पूरी की। यहां महिलाएं हैं और उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी ये बैठी हुई है। शायद यहां 50% होनी चाहिए। एक ऐसा दिन आना चाहिए जब विधानसभा में और लोकसभा में आधी महिलाएं दिखाई दें। आपने, मेरा दौरा हुआ केरला में और महिलाओं ने मुझे पकड़ा, कहा भाई ये जो 9 सिलेंडर हैं, इससे हमारा रसोई में काम नहीं हो रहा है, इसको आप 12 कीजिए। याद है आपको? मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, कोर ग्रुप में मीटिंग थी, सोनिया जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि देखिए, केरला में, बाकी प्रदेशों में महिलाओं ने कहा है कि हम रोज काम करती हैं और हमें 12 सिलेंडर चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने चिदम्बरम जी को मुस्कुरा के कहा कि भाई महिलाएं मांग रही है 12 सिलेंडर, आप ये काम करके दिखाइए। और हमने आपके लिए, आपका दर्द पहचाना और आपके लिए एक काम किया। और रिजर्वेशन बिल जो है लोकल बॉडीज में हमने किया, पंचायत में हमने आपको जगह दी और अब हम आपको लोकसभा में, विधानसभा में और पार्टी के संगठन में भी जगह देने वाले हैं। कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर हम महिलाओं को मजबूत नहीं करेंगे, अगर हम महिलाओं को इस देश में जगह नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो ये जो सुपर पावर की बात होती है कि हिंदुस्तान सुपर पावर बन जाएगा, तो ये सिर्फ आधा सुपर पावर बनेगा, पूरा सुपर पावर कभी। तो आपको खड़ा करना है, आपके हाथ मजबूत करने हैं और जहां भी आपको लोकसभा, विधानसभा में टिकट दिए जा सकते हैं, वहां आपको कांग्रेस पार्टी में लड़ाना है और आपका चेहरा लोकसभा और विधानसभा के अंदर पहुंचाना है। इसमें मैं आपके साथ खड़ा हूं। युवाओं की बात करना चाहता हूं। हाँ, युवाओं की बात करना चाहता हूं और आपके रोजगार की बात करना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में हमने दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता में एक कॉरिडोर बनाना शुरू किया है। डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर, जिसमें रेलवे लाइन लगाएंगे और तैयार हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, जिसमें उद्योग लगेंगे। यह कॉरिडोर उत्तराखंड से भी निकलेगा और यह हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी बनेगी। हजारों उद्योग और हजारों लाखों युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग के रोजगार इस कॉरिडोर में मिलेंगे। यह काम हमने तेजी से किया है और इसका फल आपको आने वाले समय में बहुत तेजी से प्राप्त होने वाला है। शिक्षा की बात करना चाहता हूं। यहां हम आईआईटी लाए, आईआईएम लाए, एनआईटी लाए
और चीफ मिनिस्टर से मैंने बात की है कि जो आपका टूरिज्म का पोटेंशियल है, जो हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, उसका पूरा प्रयोग होना चाहिए। जितना रोजगार इस सेक्टर में आ सकता है वो हमें लाना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर, जैसे अभी कहा, चीफ मिनिस्टर 18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं, भैया 18 घंटे कम है। अगर आप 20 घंटे उत्तराखंड के लिए काम कर सकते हैं तो आप 20 घंटे काम करिए, क्योंकि युवाओं को, महिलाओं को आपकी जरूरत है। हमारे सामने चुनाव है और देखिए, विपक्ष की पार्टियां बहुत बात करती हैं। मैं आपको एक बात के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी की बात की और उन्होंने कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया। और बीजेपी पार्टी के सब नेता, सबसे बड़े नेता जो बाद में जाके प्रधानमंत्री बने, जो पार्टी के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में और ऐसे भाषणों में कहा, हिंदुस्तान को कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। और भाषण में कहा कि कंप्यूटर से रोजगार चला जाएगा, किसान मर जाएगा, मजदूर मर जाएगा। राजीव गांधी को क्या हो गया, ये कंप्यूटर की क्यों बात कर रहा है? पन्ना पलटिए, 10 साल बाद वही लोग ऐसे भाषण में कहने लगे कि भाई टेलीकॉम का काम, कंप्यूटर का काम हमने किया। प्रमोद महाजन जी ने भाषण किया कि भैया कंप्यूटर का काम तो बीजेपी ने किया, टेलीकॉम का काम बीजेपी ने किया। नहीं, झूठी है, मगर एक और बात है, इनके अंदर जो विजन होता है ना, ये नहीं है। जो सोच होती है, दूर की सोच जो होती है, भैया हिंदुस्तान को करना क्या है, आने वाले समय में करना क्या है, इसके बारे में इनके अंदर कोई सोच नहीं। भाषण करते हैं, बड़े बड़े भाषण करेंगे। भैया हमने क्या किया पिछले 10 सालों में? गरीबों के नीचे, गरीबों के पैर के नीचे हमने एक फर्श तैयार किया है कि गरीब फर्श के नीचे ना गिरे। फर्श क्या है? अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, शिक्षा का अधिकार। और इस फर्श तैयार करने के बाद पता है क्या हुआ? 10 साल में 14 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। अब हमसे सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस पार्टी अब क्या करेगी? आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्या करेगी हिंदुस्तान के लिए? और मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। गरीबों पे हमारा फोकस रहता है और रहेगा। जो हमने फर्श तैयार किए, अधिकार की बात की है, उसको हम गहरा करेंगे। पहली बात, भोजन का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे कि ये जो अस्पताल है, जो स्वास्थ्य अमीर लोगों को मिलता है, अब गरीब लोगों के भी हम दिलवा के दिखाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है जो गरीबी रेखा से ऊपर है और जो मिडिल क्लास से नीचे है। ये 70 करोड़ लोग हैं जो आज भीड़ में है। कोई बढ़ई है, कोई मजदूरी करता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई छोटा बिजनेस चलाता है। अब हमारा लक्ष्य है कि ये जो 70 करोड़ लोग हैं, इनको हम अगले 5-10 साल में मिडिल क्लास तक पहुंचाएं। और कैसे पहुंचाएंगे? शिक्षा के सिस्टम को बदल के, खोल के, इस वर्ग को ट्रेनिंग दिला के और इस वर्ग को इज्जत देकर और इनके दर्द को सुनकर, सुलझाकर आगे बढ़ाएंगे इन लोगों को। ये हम करने वाले हैं।
मैं महिलाओं के बारे में हर बार बोलता हूं और ये सबसे जरूरी वर्ग है, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं होने वाले हिंदुस्तान में। आप देख लीजिए, उत्तराखंड में जो प्रगति आई है, जो कर्नाटक में आई है, तमिलनाडु में आई है, आंध्र में आई है, महाराष्ट्र में आई है, जो भी प्रदेश आगे गए हैं, महिलाओं के खून पसीने से आगे गए हैं। और एक और बात सुन लीजिए, आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। और जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, जब प्रगति की बात करते हैं, जब मैं बात करता हूं तो मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं आपकी बात करता हूं, युवाओं की बात करता हूं, महिलाओं की बात करता हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की बात करता हूं। क्योंकि यहां अगर देश आगे बढ़ा है, अगर 60 साल में प्रगति आई है, तो आप लोगों की देन है, आपका पसीना है, आपका खून है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। उनको लगता होगा कि भाई गुजरात को मैंने खड़ा किया है, पूरा का पूरा काम मैंने किया है, मगर सच्चाई अलग है। अगर वो गुजरात की जनता के बीच में जाएं, तो उनको समझ में आएगा कि गुजरात की महिलाओं ने, गुजरात के युवाओं ने, गुजरात के आदिवासियों ने, गुजरात के दलितों ने, गुजरात के छोटे छोटे बिजनेसमैन ने खड़ा किया है। खैर, कांग्रेस पार्टी दूरदृष्टि की पार्टी, और मैंने आपको थोड़ा बताया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की शक्ति का कैसे प्रयोग करेगा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। अंत में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जो आजकल बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार की बात। अब देखिए, बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और कहते हैं भैया भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई, जिसने पूरा का पूरा भ्रष्टाचार बाहर निकाला, जो पहले बंद कमरों में होता था उसको बाहर निकाला, वो कौन लाया? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कांग्रेस। अच्छा, आरटीआई क्या गुजरात में लागू है? वहां पे हाई कोर्ट ने कहा है भैया आप कमिश्नर लगाइए। हाई कोर्ट ने दबाव डाला, तब भी 10 कमिश्नर नहीं। लोकपाल बिल हम ले आए पार्लियामेंट हाउस में, कौन लाया? बीजेपी लाई क्या? कांग्रेस। अच्छा, एक बात बताइए, गुजरात में लोकायुक्त कब आया? कब आया मुझे बताओ। अच्छा, आया कब? जब कोर्ट ने कहा कि लाओ, दबाव के बाद। और फिर उस लोकपाल में आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूं, पता है पूरे गुजरात में उस लोकपाल में कौन शामिल नहीं है? सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। बाकी सब लोग लोकायुक्त के नीचे आते हैं, मगर एक आदमी है जो लोकायुक्त के ऊपर बैठे हैं। यहां हम लोकायुक्त लाए और बाकी प्रदेशों में भी ला रहे हैं। अच्छा, फिर बात आई पार्लियामेंट में बिल की। बीजेपी के लोगों ने बहुत आवाज की, भैया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। सालों से लोकसभा में 6 भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल पड़े हुए हैं। कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई, दबाव डाला। मैंने 3-4 बार प्रेस को बोला, हमारे नेताओं ने उनके नेताओं को फोन करके पूछा भैया प्लीज मदद कीजिए। प्रेस में मैंने बोला, ऐसे भाषणों में बोला,
5 बिल हैं, समर्थन नहीं दिया, चुप बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं। हमने पूरा दबाव डाला, पार्लियामेंट में दबाव डाला, पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, मगर हमारी सरकार है और हम बिल ऑर्डिनेंस रूट से लाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला बिल भी पास करेंगे। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो बीजेपी के नेता है ना, देखो इनको कर्नाटक में येदियुरप्पा जी दिखाई नहीं देते, उनको गले मिल लेते हैं, उनसे कहते भैया आइए। इनको गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, इनको जो उनके गुजरात में कैबिनेट में 3 मंत्री हैं वो दिखाई नहीं देते, इनको छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, इनको मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, इनको आरटीआई नहीं दिखाई देता, लोकायुक्त नहीं दिखाई देता, लोकपाल नहीं दिखाई देता, पार्लियामेंट में बिल नहीं दिखाई देते, सिर्फ सत्ता दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखता है। और सत्ता के लिए ये कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर देंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। और मेरा सिर्फ एक कहना है, जो एकता उत्तराखंड में आई थी, जब आपके सामने मुश्किल आई थी, तब हुआ क्या? तब आपने कुछ नहीं पूछा, आप खड़े हो गए और कहा भैया मुश्किल आई है, सबकी जरूरत है। अगर आपको देश बदलना है, अगर आपको देश बदलना है तो वही सोच अपनानी पड़ेगी जो आपने जून में अपनाई थी कि भैया यहां कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई जात नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड है और कोई नहीं है। वो सोच आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि उसी सोच से दृष्टि बनती है, उसी सोच से प्रगति आती है। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर आप हमारी राजनीति समझना चाहते हो, कुछ दिन पहले इंडिया गेट में जो हैंडीकैप लोग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया विकलांगों का भी बिल है पार्लियामेंट में, हमारे सामने भी मुश्किलें हैं। यहां महिलाओं ने कहा कि देखिए आरक्षण की हमें जरूरत है, लोकसभा में विधानसभा में हमारी आवाज होनी चाहिए। आज मैं जर्नलिस्ट से मिला, 30-40 जर्नलिस्ट थे और 3-4 महिलाएं थी पीछे बैठी हुई थी, और अंत में महिला ने हाथ उठा के पूछा और मुझसे कहा कि देखिए एक सवाल आप हमसे पूछने दीजिए। इस देश में सबके पास कोई ना कोई दर्द है, राजनीति का मतलब उस दर्द को समझना और सुनना है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनगर समाज हो, चाहे वो अमीर हो। और ये हमारी राजनीति है। देखिए ये हमारी राजनीति है। जरूर कहीं ना कहीं कमी हो जाती होगी, मगर ये हमारी नियत है कि जहां भी हमें दुख दिखे, जहां भी हमें दर्द दिखे, वहां हम जाके हाथ पकड़ें और मदद करें। और विपक्ष के लोगों को दर्द से कोई लेना देना नहीं है। वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ा के, कटवा के राजनीति करते हैं, खून की राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। ये उनमें और हम में फर्क है। हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, हम आपको पावर देना चाहते हैं, वो आपको भाषण देना चाहते हैं और आपसे पावर लेना चाहते हैं, आपसे शक्ति लेना चाहते हैं। हम अधिकार की बात करते हैं, लोकपाल की बात करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, विकलांगों के बिल की बात करते हैं, और वो सिर्फ एक बात करते हैं, हमें भैया बस आप पावर दीजिए,
प्रधानमंत्री हमारा बना दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा भैया, प्रधानमंत्री बना दो, बस प्रधानमंत्री बना दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा हिंदुस्तान में। और फिर और जर्नलिस्ट मुझसे पूछते, भैया आप प्रधानमंत्री की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री को जनता चुनेगी, वो सब हो जाएगा। हम जनता के दर्द की बात करना चाहते हैं, हम जनता के दुख की बात करना चाहते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। और आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो और ये आपके दिल में भी फर्क है। मैंने सोच की बात की थी, वो उनके नेता ने कहा भैया कांग्रेस पार्टी को मिटा दो देश से। और देखिए ये कितनी बड़ी भीड़ आई है। और थोड़ा सा आपसे मैंने कहा, थोड़ा सा ऐसे आपको खरोचा तो ये बात आपके दिल से निकलेगी। ये जो हमारा देश है, ये जो हमारा धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, इस्लाम हो, ये सब एक ही चीज कहते हैं कि एक दूसरे की आप इज्जत करो, प्यार से जिंदगी जियो और सबका भला करो। और ये जो सोच है यहां, ये 10-15 दिन पुरानी सोच नहीं है, ये हजारों साल पुरानी सोच है। ये अगर गीता को पढ़े, ये पढ़ते नहीं है, अगर ये गीता को ऐसे खोल के पढ़े तो उसमें दिखाई देगा कि भैया एक दूसरे का भला करो, अपना सिर झुकाओ, लोगों की बात सुनो, दर्द समझो लोगों का। लिखा हुआ है, गीता में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, गुरु नानक ने ये कहा, बुद्ध ने ये कहा, महावीर ने ये कहा। इस देश का ये मतलब है, ये हमारी लड़ाई है और ये आपकी लड़ाई। इस सोच को भैया यहां से मिटाया नहीं जा सकता है। 3000 साल से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धा को मिटाने की कोशिश की, अशोक को मिटाने की कोशिश की, अकबर को मिटाने की कोशिश की, गीता को मिटाने की कोशिश की। नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगी सोच। ये लोग मिट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, चुनाव हम जीतेंगे, हिंदुस्तान बदलेगा। धन्यवाद।